Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बिहार इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2014 के फिजिक्स का लघु उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन बतलाने वाला हूं। 2014 के एग्जामिनेशन में लघु उत्तरीय प्रश्न 3 ग्रुप में पूछा गया था। खंड ए में लघुत्तम उत्तरीय प्रश्न जो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का था। इसमें पहला क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का यह SI मात्रक क्या है, तो इसका उत्तर होगा कूलॉम मीटर। दूसरा क्वेश्चन है किन्हीं 2 कारकों को बताइए जिनसे चालक की धारिता प्रभावित होती है। पहला हो जाएगा चालक का क्षेत्रफल और दूसरा किसी आविष्ट चालक के निकट कोई दूसरा अनाविष्ट चालक लाने पर विभव घट जाता है तथा धारिता बढ़ जाती है। तीसरा क्वेश्चन है फ्यूज तार के 2 विशेष अभिलक्षण लिखें, तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला निम्न प्रतिरोध और दूसरा निम्न गलनांक। चौथा क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर क्रोड किस पदार्थ का होता है, इसका आंसर हो जाएगा क्वार्ट्ज का। पांचवा क्वेश्चन है व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई का व्यंजक लिखे, तो व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगा बीटा इक्वल टू लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। छठा क्वेश्चन है प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यल सर्किट यानी केवल प्रेरकत्व युक्त परिपथ में ओमेगा यल प्रतिरोध का काम करता है, इसे प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। सातवां क्वेश्चन है ब्रूस्टर का नियम बताइए, तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी माध्यम की सतह पर आपतित किरण के ध्रुवण कोण का टेंजेंट माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, इसे ब्रूस्टर का नियम कहते हैं और इसका फॉर्मूला हो जाएगा मी इक्वल टू टेन आई पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरोधी विभव की परिभाषा दे, तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी पदार्थ का निरोधी विभव अर्थात उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। 9 में है नैंड गेट की परिपथ प्रतीक दे, तो नैंड गेट में 2 इनपुट होता है और इसके एक सिरे पर इन्वर्ट बबल होता है और एक इसमें आउटपुट होता है। 2 इनपुट ए और बी होगा और इसका आउटपुट बाई इक्वल टू मिलेगा ए डॉट बी का इन्वर्स। 10वां क्वेश्चन है आयन मंडल क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा समताप मंडल के ऊपर वायुमंडल का भाग जिसमें ऐसे विशिष्ट परत पाए जाते हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंगों को पुनः पृथ्वी पर परावर्तित करते हैं, उन्हें आयन मंडल कहते हैं। तो ग्रुप ए का 10 क्वेश्चन अभी हम लोग देखें। इसके आगे हम लोग खंड खा यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 10 क्वेश्चन प्रत्येक 2 नंबर का पूछा गया था और टोटल ये 20 मार्क्स के लिए। तो अब हम लोग ग्रुप 2 यानी ग्रुप बी खंड खा का अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। खंड खा यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्यों एक दूसरे को नहीं काट सकती, क्या 2 समविभव सतह काट सकते हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, एक तो ये कि 2 विद्युतीय क्षेत्र एक दूसरे को क्यों नहीं काटेंगे और दूसरा क्या समविभवी सतह एक दूसरे को काट सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं उसका आंसर देखते हैं। 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती क्योंकि कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जो विद्युतीय क्षेत्र की 2 दिशाओं को निरूपित करेगा, जो संभव नहीं है। और इसका दूसरा आंसर है 2 समविभव सतह एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं। 12 में है देखिए रहो प्रतिरोधकता वाले तार की लंबाई दोगुनी कर दी गई है, तार की नई प्रतिरोधकता क्या होगी। तो इसका उत्तर देख लेते हैं किसी तार का प्रतिरोधकता उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, अतः तार की लंबाई दोगुनी करने पर भी प्रतिरोधकता वही यानी कि रहो ही रहेगी। 13 में है अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों की उन 2 अभिलाक्षणिक गुणधर्मों का उल्लेख करें
जो इन दो प्रकार के पदार्थ के व्यवहार में विभेद दर्शाते हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थ में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये चुंबक द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होता है, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबक द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता सदैव 1 से अधिक होती है, यानी कि म्यू चुंबकशीलता को दर्शाएगा, म्यू ग्रेटर देन 1, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता सदैव 1 से कम होती है, यानी कि म्यू लेस देन 1। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक आदर्श परिनालिका का स्वप्रेरकत्व प्राप्त करें। तो इसका आंसर देख लेते हैं। माना कि परिनालिका की लंबाई L, इसकी त्रिज्या R, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A एवं परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N है। चूँकि परिनालिका में कुल फेरों की संख्या अगर हम लोग निकालें तो कैपिटल N इक्वल टू हो जाएगा N गुना L। चूँकि L लंबाई में फेरों की संख्या N है तो कुल फेरों की संख्या निकालेंगे तो हो जाएगा N गुना L। अब यदि परिनालिका में प्रवाहित धारा I हो तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू होता है म्यू नोट I और N। इसलिए परिनालिका के प्रत्येक फेरों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स होता है B गुना A। इसलिए परिनालिका के प्रत्येक सिरे से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई हो जाएगा म्यू नोट I N A इंटू N L और म्यू नोट I N गुना N स्क्वायर A L। अब यदि परिनालिका का स्वप्रेरकत्व L हो तो फाई इक्वल टू होता है L I, इसीलिए यहाँ से L निकाल लेंगे तो फाई बटा I हो जाएगा और L इक्वल टू फाई का मान यहाँ से रखेंगे म्यू नोट I N स्क्वायर A बटा A इंटू L बटा I। तो ये I और I कैंसिल हो जाएगा, इसलिए एक परिनालिका का स्वप्रेरकत्व हो जाएगा म्यू नोट N स्क्वायर A इंटू L। 15वां क्वेश्चन है, देखिए ट्रांसफार्मर क्या है, परिनमन अनुपात से क्या तात्पर्य है। तो इसमें पहले हम लोग देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिससे प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है। उसके बाद परिनमन अनुपात, इनपुट वोल्टेज तथा आउटपुट वोल्टेज के अनुपात को परिनमन अनुपात कहते हैं। 16 में है अस्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या है, इसके एक जीवनोपयोगी उपयोग लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए एक निश्चित क्षेत्र का अवांछित बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया ही स्थिर वैद्युतिकी परिरक्षण कहलाती है। और इसका उदाहरण हो जाएगा बिजली गिरते समय किसी बंद कार अथवा बंद गाड़ी में बैठे रहना किसी व्यक्ति के पेड़ के नीचे अथवा किसी खुले मैदान में खड़े रहने की तुलना में अधिक सुरक्षित माना जाता है। 17 में है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में रेखीय चुंबकीय क्षेत्र का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रेखीय चुंबकीय क्षेत्र के कारण गैल्वेनोमीटर की कुंडली पर अधिक बल आघूर्ण लगता है, जिससे इसकी सुग्राह्यता बढ़ती है। 18 में है क्वेश्चन, देखिए दिया हुआ LCR परिपथ में जब XL ग्रेटर देन XC या जब परिपथ प्रेरणिक है तब किसी नियत समय में प्रवाहित प्रेरक धारा का समीकरण लिखना है। तो देखिए LCR सर्किट में I इक्वल टू होता है E बटा Z, जहाँ Z LCR का प्रतिरोध है। तो I इक्वल टू हो जाएगा E बटा और Z यानी कि प्रभावी प्रतिरोध जो LCR सर्किट का है उसको हम लोग लिखेंगे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा EL माइनस 1 बाई ओमेगा C का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र सदिश B वेक्टर एवं विद्युत क्षेत्र सदिश E वेक्टर में कौन ज़्यादा प्रभावी होता है एवं क्यों। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग में हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का अनुपात एक नियतांक यानी प्रकाश के चाल के बराबर होता है। अब अगर यहाँ से हम लोग B को इधर ले जाएंगे तो B बराबर हो जाएगा E बटा C, और C हम लोग जानते हैं क्या है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब है कि C का मान बहुत अधिक है तो E का मान बहुत कम हो जाएगा B की तुलना में। इसका मतलब ये है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। 20 में है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन जिसकी गतिज ऊर्जा 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसका A संवेग और B दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या है। तो इसमें देखिए एक इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा दिया हुआ 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और उसका संवेग ज्ञात करना है तथा दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। तो देखिए इसका हल हम लोग कर लेते हैं।
चूँकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसको हम लोग यम से सूचित करेंगे, होता है 9.1 गुना 10⁻³ kg, जबकि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दिया हुआ है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 120 गुना इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग जूल में बदल देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन 1.6 गुना 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक जूल। प्लांक नियतांक एच का मान होता है 6.62 क्रॉस 10⁻34 जूल सेकेंड। अब हम लोग को पहला में ज्ञात करना है संवेग यानी कि पी। अब चूंकि हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा E = होता है P²/2m, इसीलिए यहाँ से अगर हम लोग P निकालेंगे तो ये हो जाएगा √2me और इसमें वैल्यू रखेंगे 2m, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ से रखेंगे और एनर्जी E का मान यहाँ से रखेंगे। उसके बाद ये 2 गुना 9.1 गुना 120 गुना 1.6 करने पर 3494.4 आएगा और गुना ये आधार सेम है तो पावर को हम लोग जोड़ेंगे तो 10⁻50 हो जाएगा और उसके बाद इसका वर्गमूल करेंगे तो 59.11 गुना 10⁻25 और संवेग का मात्रक kg मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद इसमें दूसरा जो है बी, दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या है इसको निकालना है, तो अब हम लोग इसका तरंगदैर्घ्य निकालेंगे। बी में तरंगदैर्घ्य यानी कि लैम्डा निकालना है, तो चूंकि लैम्डा = होता है h/p, जहाँ h प्लांक नियतांक है उसका वैल्यू रख देंगे और p अभी हम लोग निकाले हैं 59.11 गुना 10⁻25 रखेंगे और इसको हल करने पर 1.119 गुना 10⁻−10 और तरंगदैर्घ्य का मात्रक मीटर ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या होता है जब pn संधि पर अग्रदिशिक बायस यानी कि फॉरवर्ड बायस अनुप्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए जब पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में जोड़ेंगे तो पोटेंशियल बैरियर यानी विभव प्राचीर कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षैतिज तरंगे क्यों नहीं ध्रुवित की जा सकती है, तो इसका उत्तर देखते हैं। क्रिस्टल से निर्गत प्रकाश तरंग में कंपन तरंग की संचरण की दिशा लंबवत तल में केवल एक ही दिशा में होते हैं, इसलिए क्षैतिज तरंगे को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग ग्रुप सी यानी खंड गा लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ये 9 क्वेश्चन जो है प्रत्येक के लिए 3 मार्क्स से है, टोटल 27 मार्क्स का, जिसमें पहला क्वेश्चन यानी कि 23वां क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक, शीतलक व नियंत्रक क्षर के उपयोग बताइए। तो इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मंदक को देखते हैं। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में उत्पन्न तीव्रगामी न्यूट्रॉन्स को धीमा करने के लिए मंदक प्रयुक्त किए जाते हैं। ग्रेफाइट एवं भारी जल मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। उसके बाद शीतलक नाभिकीय रिएक्टर संयंत्र में नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में निरंतर नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है, जिसे हटाने के लिए शीतलक का उपयोग किया जाता है। सामान्य तौर पर CO2, N2 एवं H2O शीतलक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद नियंत्रक क्षर का उपयोग हम लोग देखते हैं। यह नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में उपलब्ध न्यूट्रॉनों की संख्या को नियंत्रित करता है। 24 में है बैंड की चौड़ाई और फेडिंग क्या होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बैंड की चौड़ाई। बैंड की चौड़ाई से तात्पर्य उस आवृत्ति परास से है जिस पर कोई उपकरण संचालित होता है। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं फेडिंग क्या होते हैं। तो फेडिंग देखिए, प्रेषी एंटीना से प्रेषित व्योम तरंगे ग्राही एंटीना तक विभिन्न मार्गों से पहुंचती है, अतः व्यतिकरण के कारण उनकी शक्ति में परिवर्तन होता है, इसे फेडिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, डायोड का वोल्टेज धारा अभिलाक्षणिक वक्र खींचे और उसका मुख्य प्राचल का अंकन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए इसमें डायोड के लिए वोल्टेज और धारा के बीच का एक ग्राफ खींचना है। तो देखिए इसमें ये वोल्टेज और ये करंट मिली एम्पियर में जो फॉरवर्ड बायस्ड में होगा और नीचे की ओर जो है करंट माइक्रो एम्पियर में होगा जो रिवर्स बायस्ड में होगा, नहीं अग्र अभिनत और पश्च अभिनत में। अग्र अभिनत में क्या होता है, वोल्टेज और करंट का अभिलक्षण हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाया जाता है तो शुरू में ये करंट प्रदर्शित नहीं करता, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है उस वोल्टेज को हम लोग नी वोल्टेज बोला करेंगे। तो एक वोल्टेज ऐसा आएगा जिस पर जाने के बाद अचानक से करंट का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस में होगा।
जबकि रिवर्स बायस्ड में क्या होता है कि शुरू में कुछ समय तक एक अस्थायी करंट चलता है, इसको हम लोग सेचुरेशन करंट बोलेंगे। उसके बाद एक वोल्टेज ऐसा आता है, उसको हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज बोला करेंगे, जिसपे करंट का मान अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये रिवर्स बायस्ड में होता है। तो ये डायोड का वोल्टेज धारा अभिलक्षण का ग्राफ हो गया। 26 नंबर में देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के संदर्भ में देहली आवृत्ति, कार्यफलन और निरोधी विभव को परिभाषित करें। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे देहली आवृत्ति का परिभाषा। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम होती है तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है, इसे देहली आवृत्ति कहते हैं। उसके बाद कार्यफलन का परिभाषा क्या हो जाएगा, उस न्यूनतम ऊर्जा को जो किसी धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होते हैं उस धातु का कार्यफलन कहलाता है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे निरोधी विभव का परिभाषा। निरोधी विभव के लिए हो जाएगा, किसी प्रकाश सेल की प्लेट को दिया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव को जिस पर धारा शून्य हो जाती है निरोधी विभव कहते हैं। 27 में है देखिए, किसी आयाम मॉडुलित तरंग का अधिकतम आयाम 10 वोल्ट तथा न्यूनतम आयाम 2 वोल्ट पाया जाता है। मॉडुलन सूचकांक म्यू का मान निश्चित कीजिए। तो देखिए, एक आयाम मॉडुलित तरंग का अधिकतम आयाम दिया हुआ है, गिवन डेट भी मैक्सिमम इक्वल टू 10 वोल्ट और न्यूनतम आयाम यानी भी मिनिमम दिया हुआ है 2 वोल्ट। तो मॉडुलन सूचकांक यानी म्यू का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए, चूंकि म्यू यानी कि मॉडुलन सूचकांक होता है वाहक तरंग के आयाम में परिवर्तन बटा वाहक तरंग का आयाम, और म्यू इक्वल टू हो जाएगा भी एम बाई भी सी। भी एम इसको हम लोग एक कर देंगे समीकरण। अब चूंकि भी एम इक्वल टू होता है भी मैक्सिमम माइनस भी मिनिमम बाई 2, इसको हम लोग हल करेंगे तो भी मैक्सिमम 10 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट यानी 8 वोल्ट डिवाइड 2 यानी ये हो जाएगा 4 वोल्ट, तथा भी सी इक्वल टू होता है भी मैक्सिमम प्लस भी मिनिमम बाई 2, ये 10 प्लस 2 यानी 12 वोल्ट बाई 2 यानी 6 वोल्ट हो जाएगा। अब हम लोग समीकरण 1 में भी एम और भी सी का मान रखेंगे तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा भी एम बटा भी सी यानी कि 4/6। इसको हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.66 आंसर। 28 में देखिए, अपवर्तनांक 1.55 के कांच के दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या के उभय उत्तल लेंस निर्मित करने हैं। यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस निर्मित करना है तो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए, इसमें अपवर्तनांक म्यू दिया हुआ है 1.55 और दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि समान वक्रता त्रिज्या R1 और R2 दोनों बराबर है और वो R है। उसके बाद 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, तो यह हो गया 20 सेंटीमीटर, चूंकि उभय उत्तल लेंस है तो ये यह पॉजिटिव होगा। वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात करना है तो लेंस मेकर फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 और वैल्यू रखेंगे 1/f का मान 20 इक्वल टू म्यू का मान 1.55 माइनस 1, 1/R1 को हम लोग R माने हैं माइनस R2 को R। दूसरा फलक का जो त्रिज्या होगा वो निगेटिव होगा और 1/f
220 = इसको माइनस करेंगे तो 0.55 इंटू ये माइनस माइनस प्लस होके 2/r हो जाएगा। इसीलिए r को यहाँ ले जाएंगे तो r = हो जाएगा, इसको हम लोग गुना कर देंगे तो 1.10 गुना ये यहाँ चला जाएगा 20 तो हो जाएगा 22 सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन कारणों से ट्रांसफार्मर की दक्षता घटती है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता जो है 4 कारणों से घटती है। पहला कारण है ताम्र क्षय, दूसरा लौह क्षय, तीसरा फ्लक्स क्षरण और चौथा शैथिल क्षय। 30 में देखिए नीचे दिए गए नैंड गेट संयोजित परिपथ की सत्यमान सारणी बनाइए एवं इस परिपथ द्वारा की जाने वाली अर्थात तर्क संक्रिया का अभिनिर्धारण कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो ये नैंड गेट का परिपथ दिया हुआ है, इसमें ये एंड गेट में केवल एक इनपुट और एक आउटपुट दर्शाया हुआ है, अर्थात दोनों इनपुट को ये शॉर्ट सर्किट यानी लघु पथित कर दिया गया है। नैंड गेट के लिए यदि दोनों इनपुट निम्न होगा यानी लो होगा तो आउटपुट हाई हो जाएगा, इन्वर्ट बबल लगा हुआ है ये उल्टा हो जाएगा, और अगर दोनों इनपुट को हम उच्च रखेंगे तो ये आउटपुट निम्न हो जाएगा। तो इसका सत्यता सारणी अगर हम लोग बनाएंगे तो पहला इनपुट ए और दूसरा इनपुट ए, चूँकि दोनों को ये लघु पथित किया हुआ है तो दोनों को ए ही मानना पड़ेगा, और ये जो बाई है वो हो जाएगा A.A का उल्टा इन्वर्ट। अगर हम दोनों इनपुट को ऑफ रखेंगे तो ये उसका उल्टा यानी कि ऑन मिलेगा, और दोनों इनपुट को ऑन रखेंगे तो उसका उल्टा ऑफ मिलेगा। अतः यह परिपथ वास्तव में निम्नांकित टेबल के अनुसार एक नॉट गेट का कार्य करती है। नॉट गेट में भी देखिए अगर हम इनपुट को ऑफ रखेंगे तो आउटपुट ऑन मिलेगा। यहाँ पे देखिए इनपुट को जब हम लोग ऑफ रखते हैं तो आउटपुट ऑन मिलता है, फिर जब हम लोग इनपुट को ऑन रखते हैं तो ऑफ मिलता है। यहाँ पर भी देखिए नॉट गेट में भी इनपुट को जब हम लोग ऑन रखेंगे तो आउटपुट ऑफ मिलेगा। 31 में देखिए एक 100 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट तथा 50 हर्ज की AC विद्युत आपूर्ति पर कार्य करता है। परिकलित कीजिए। एक में है बल्ब का प्रतिरोध और बी बल्ब से प्रवाहित वर्ग माध्य मूल धारा। देखिए इसमें एक बल्ब का शक्ति दिया हुआ है 100 वाट, यानी कि इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है पावर P = 100 वाट। उसके बाद 220 वोल्ट यानी वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट, और 50 हर्ज की AC आपूर्ति यानी कि न्यू दिया हुआ है 50 हर्ज पर कार्य करता है। तो हम लोग को ज्ञात करना है एक में बल्ब का प्रतिरोध R का मान और बी में बल्ब से प्रवाहित वर्ग माध्य मूल धारा यानी कि IRMS का मान। तो सबसे पहले हम लोग पहला का सॉल्यूशन देखते हैं। चूँकि हम लोग जानते हैं P = होता है V²/R, इसीलिए अगर यहाँ से हम लोग R निकालेंगे तो ये हो जाएगा V²/P। अब वैल्यू रखेंगे V² का यानी कि 220 × 220/P दिया हुआ है 100 वाट, तो ये 0 कैंसिल होगा, और 22 × 22 करेंगे तो 484 और प्रतिरोध का मात्रक ओम आ जाएगा। तो ये एक हो गया। अब हम लोग को दूसरा निकालना है करेंट IRMS का मान। तो चूंकि धारा = होता है वोल्टेज बटा प्रतिरोध, तो वोल्टेज दिया हुआ है देखिए 220 और R आया हुआ है 484। अगर ये दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो करेंट आएगा 0.45 एम्पियर। 32 में देखिए संचार प्रणाली में संचरण के लिए प्रयुक्त 3 विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें पहला हो जाएगा भू तरंग संचरण, यानी ट्रांसमीटर के एंटीना से रिसीवर के एंटीना तक पृथ्वी के साथ संचरित तरंगों को भू तरंगे कहते हैं। भू तरंग 1500 किलो हर्ज तक तरंगों के लिए ही संभव है। इसका दूसरा हो जाएगा आकाश तरंगे संचरण, जो तरंगे ट्रांसमीटर के एंटीना से निकलकर पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी परत से परावर्तित होकर रिसीवर के एंटीना तक पहुंचती है, उन्हें आकाश तरंगे संचरण कहते हैं। और तीसरा हो जाएगा अंतरिक्ष तरंगे संचरण। उच्च आवृत्ति तरंगों यानी कि 30 मिलियन हर्ज की तरंगों को व्योम तरंगे कहेंगे,
और इसका प्रेषण ट्रांसमीटर से रिसीवर एंटीना तक जिस विधि से होता है उसे अंतरिक्ष तरंगे संचरण कहते हैं।